नमस्कार। आप सभी ने अध्याय 13 में भाग 1 पढ़ा। भाग 1 में आपको प्रकाश संश्लेषण से संबंधित विभिन्न प्रयोगों के बारे में बताया गया और प्रकाश की प्रकृति, लाइट स्पेक्ट्रम के बारे में बताया गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइट स्पेक्ट्रम के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको उम्मीद है कि आप लोग ज्ञात कर चुके हैं, तैयार कर चुके हैं। तो लाइट स्पेक्ट्रम के बाद हम पढ़ेंगे उसके आगे के टॉपिक जो कि होगा प्रकाश संश्लेषी वर्णक, फिर हम प्रकाश की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो भाग 2 में आपको वर्णकों के बारे में बताया जाएगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि बताया जाएगा। उससे पहले हम आपको भाग 1 में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स बता दें। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन किया गया था कि पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य होता है, इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण के अति महत्वपूर्ण होने के 2 कारण बताइए। तो इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण के 2 महत्वपूर्ण कारण क्यों हैं। तो इसमें पहला कि यह पृथ्वी पर समस्त भोज्य पदार्थों का प्राथमिक स्रोत होता है, यानी जो भी भोज्य पदार्थ पृथ्वी पर बनते हैं अगर पौधों के द्वारा ही, तो उसका प्राथमिक स्रोत होता है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है जिससे वायु शुद्ध रहती है। तीसरा क्वेश्चन किया गया था ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन गैस की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है, जल से या कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसका आंसर आपको पता ही है कि इसका आंसर क्या होगा, जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है वो जल से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया था तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं, यानी वेवलेंथ किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो 2 समीपवर्ती तरंग होती हैं उनके शिखरों के बीच की जो दूरी है उसी को तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ कहते हैं। तो तरंग दैर्ध्य क्या है, 2 समीपवर्ती तरंगों के शिखरों के मध्य की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि फोटोन क्या है। तो फोटोन इज ए बंडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, यानी फोटोन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का एक समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि दृश्य स्पेक्ट्रम यानी लाइट स्पेक्ट्रम या विजिबल स्पेक्ट्रम की माप कितने नैनोमीटर से लेकर कितने नैनोमीटर तक होता है। तो दृश्य प्रकाश यानी दृश्य स्पेक्ट्रम का जो माप है वो 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि प्रकाश संश्लेषण के पूर्ण और सही समीकरण बताइए। उम्मीद है कि आप सभी ने लिख लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, समीकरण याद होना चाहिए। तो इसका सही समीकरण क्या होगा, 6CO2 + 12H2O gives C6H12O6 + 6H2O + 6O2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि प्रकाश संश्लेषण पौधों के किन भागों में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पौधों की पत्तियों में होता है और साथ ही साथ पौधे के अन्य हरे भागों में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में होती है। तो मैंने आपको बताया था कि हरित लवक में 2 स्थान मुख्य हैं, ग्रैना और स्ट्रोमा। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के ग्रैना में होती है, यानी थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, और यहाँ पर आंसर ग्रैना ही देंगे। और अगर थैलाकॉइड आता है तो वो भी सही है, ग्रैना अगर नहीं है थैलाकॉइड है तो वो भी सही है। तो प्रकाशीय अभिक्रिया होता है ग्रैना में। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान कौन सा उत्पाद बनता है। तो प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान बनता है ATP और NADPH। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि अप्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में होती है। तो अप्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है। और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अप्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान कौन सा उत्पाद बनता है। तो अप्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड से शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। बस इतने क्वेश्चंस किए गए थे जिनके आंसर्स आपको बता दिए गए। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है और बार बार रिपीट भी होता है, कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा। आइए अब आते हैं हम भाग 2 के टॉपिक में। आपने पढ़ा प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति में आपने पढ़ा लाइट स्पेक्ट्रम के बारे में, विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में कि विजिबल स्पेक्ट्रम की जो रेंज होती है वो 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक का होता है। उम्मीद है कि आपको ये भी पता है कि नैनोमीटर क्या होता है, माइक्रोमीटर क्या होता है, मिलीमीटर क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आपको इसकी जानकारी दे दूँ, बेसिक है, जानना चाहिए। आपको पता है कि ये जो किलोमीटर, मीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, ये सब क्या है, दूरी का मापन है। तो आपको पता है कि किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में आपको पता है 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर में कितना होता है, सेंटीमीटर।
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब यहीं पर हमको थोड़ा सा सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर इनके बारे में जानना है। तो आप देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा? तो 1 बटा क्या कर देंगे? 100 इधर कर देंगे, 100 को इधर भेज देंगे, तो कितना निकल आएगा? 0.01 मीटर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.01 मीटर को 10⁻⁻² मीटर। चलिए याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 सेंटीमीटर बराबर, अब आपसे कोई पूछे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो क्या कहेंगे? 10⁻⁻² मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर, 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। आपसे पूछे कि 1 माइक्रोमीटर बराबर, माइक्रोमीटर बराबर, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रोमीटर को कैसे लिखते हैं? ऐसे, माइक्रोमीटर। फिर 1 नैनोमीटर बराबर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर को कैसे लिखते हैं? N और M, जैसे वहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में 780 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर के बारे में पता चला। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। तो आप सोच सकते हैं कितनी कम डिस्टेंस होगी उसकी। नैनोमीटर के बाद आता है एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर। इतनी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। बेसिक है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो याद कर लीजिए, पूरे लाइफ आप क्या आएगा ये सारी चीज़ें। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। यहाँ पर सिंबल्स को याद रखेंगे। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर। मैंने सोचा आपको बता दूं क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो यहाँ पर नैनोमीटर का मतलब समझ में आया कि नैनोमीटर क्या है? दूरी का मापन है। और यहाँ पर जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, मैंने आपको बताया था, विजिबल स्पेक्ट्रम 390 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है और 790 नैनोमीटर तक का होता है। यानी जो हम देख पाते हैं प्रकाश को, उसमें जो विभिन्न प्रकार की जो किरणें हैं उनकी वेवलेंथ कितनी कितनी होती है। तो जो देख सकते हैं उसकी जो तरंगदैर्घ्य है 390 से स्टार्ट होती है और 780, इतने डिस्टेंस के तरंगदैर्घ्य वाली किरणों को हम देख सकते हैं। ना तो इससे ज़्यादा वाले को देख सकते हैं, ना तो इससे कम वाले को देख सकते हैं। जो हमें दिखाई देता है वो 390 नैनोमीटर की जो डिस्टेंस वाली तरंगदैर्घ्य की किरणें होती हैं उन्हीं को हम देख पाते हैं। और उनमें कुल 7 रंग मुख्य रूप से दिखाई देते हैं, जिसमें आता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, 7 कलर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर के नाम से पढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो टॉपिक है पार्ट 2 का, वो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक। अभी जो लिखा है वो तो हम बाद में आपको बताएंगे ही। अभी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है भाग 1 के बाद, आपने प्रकाश की प्रकृति पढ़ा, प्रकाश की प्रकृति के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक के बारे में। प्रकाश संश्लेषी वर्णक, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो प्रकाश जो सन से आती है सनलाइट, उसको पौधे कैसे अवशोषित करते हैं? तो अवशोषित करने के लिए पौधों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले पार्ट में भी, कि जो हरित लवक होता है, हरित लवक है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, आपको ये भी बताया था कि हरित लवक में 2 भाग होते हैं। ये जो भाग है ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? जो एक है, एक सिंगल क्या कहलाता है? थैलाकॉइड। ये एक थैलाकॉइड है, ये दूसरा थैलाकॉइड है, तीसरा थैलाकॉइड, ये चौथा थैलाकॉइड, ये 5वां थैलाकॉइड। एक सिंगल को क्या कहते हैं? थैलाकॉइड। और ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रैना। याद करिए, ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रैना, या थैलाकॉइड के समूह को ग्रैना कहते हैं। ठीक, ढेर सारे थैलाकॉइड सिक्के के रूप में अरेंज होते हैं और इसके समूह को ग्रैना कहते हैं। बाकी जो स्पेस बचता है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। और अभी आपको मैंने क्वेश्चन में भी पूछा था और इससे पहले भी बताया है कि प्रकाश संश्लेषण में 2 अभिक्रियाएं होती हैं। एक प्रकाशीय अभिक्रिया होता है, दूसरा अप्रकाशीय अभिक्रिया होता है। जो प्रकाशीय अभिक्रिया होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में होता है और वो ग्रैना में होता है। अब ऐसा क्या खास बात है ग्रैना में कि यहीं पर प्रकाश की अभिक्रिया होती है?
प्रकाश की अभिक्रिया के लिए प्रकाश चाहिए, अगर प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाशीय अभिक्रिया नहीं होगी, तो प्रकाशीय अभिक्रिया नहीं होगी तो अप्रकाशीय अभिक्रिया भी नहीं होती, इसलिए अंधकार में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है। तो प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? ग्रहणा में, और अप्रकाशीय अभिक्रिया स्ट्रोमा में। तो प्रकाशीय अभिक्रिया के लिए प्रकाश चाहिए, तो इस प्रकाश को अवशोषित करने के लिए यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो मैंने इसके बारे में भी बताया था कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर, इन मेम्ब्रेन पर, थाइलाकॉइड के इन मेम्ब्रेन पर क्या पाया जाता है? वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक यानी पिगमेंट। ठीक, याद करिए कि प्रकाशीय अभिक्रिया के लिए ग्रैना के या थाइलाकॉइड के झिल्लियों पर, बाहर झिल्ली होगी ना इसके ये सब क्या है? झिल्ली है। तो थाइलाकॉइड की झिल्लियों पर या ग्रैना की झिल्लियों पर वर्णक पाए जाते हैं जो प्रकाश को अवशोषित करते हैं। अब यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी वर्णक को आप कैसे डिफिनेशन देंगे कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या होते हैं? तो आप कहेंगे कि प्रकाश की विशिष्ट तरंगदैर्ध्य, प्रकाश की विशिष्ट तरंगदैर्ध्यों को अवशोषित करने वाले अणुओं को प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। ठीक, याद हुआ? प्रकाश की विशिष्ट तरंगदैर्ध्य, विशिष्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की समस्त किरणों को अवशोषित नहीं किया जाता। प्रकाश में तो 3 होते हैं, यूवी किरण निकलती है, विजिबल स्पेक्ट्रम यानी जिससे प्रकाश निकलता है, इंफ्रारेड भी निकलता है, तो इन सभी तरंगदैर्ध्य को नहीं ना अवशोषित करता है ना पौधा। पौधा किसको अवशोषित करता है? पौधा सिर्फ विशिष्ट तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है, यहाँ के तरंगदैर्ध्य को या फिर यहाँ के तरंगदैर्ध्य को, ये बीच वाले को भी अवशोषित नहीं करता। ठीक है, ये ग्रीन वगैरह जो ग्रीन लाइट होती है प्रकाश की, उसको अवशोषित नहीं करता, रिफ्लेक्ट कर देता, कहता हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ग्रीन लाइट, हमें जो चाहिए वो कौन सा? ब्लू लाइट और रेड लाइट। जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक प्रकाश की किरणें हैं वो नीले और लाल रंग की क्षेत्र की होती हैं, और भी होती हैं, अभी बताएंगे बाद में। लेकिन इसीलिए यहाँ पर शब्द क्या यूज किया गया है कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या होते हैं? प्रकाश के विशिष्ट तरंगदैर्ध्यों, प्रकाश के विशिष्ट तरंगदैर्ध्यों को अवशोषित करने वाले अणुओं को प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। ठीक है, याद करें। याद करेंगे प्रकाश के विशिष्ट तरंगदैर्ध्यों को अवशोषित करने वाले अणुओं को प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक? क्लोरोफिल। देखिए आपको मैं बता दूं, हिंदी इंग्लिश में बहुत कन्फ्यूजन होता है, या एक बार याद कर लेंगे लेकिन इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे। क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? पर्णहरिम। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहते हैं पर्णहरिम, लेकिन हम यहाँ पर अर्धहरिम शब्द नहीं यूज करेंगे, इंग्लिश वाला ही यूज करेंगे। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और इसी को हम हिंदी में ऐसे लिखेंगे तो आप समझेंगे, क्लोरोफिल। ठीक है, अब इसके भी टाइप होते हैं क्लोरोफिल के। तो पर्णहरिम ए यानी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, 2 टाइप होते हैं। क्लोरोफिल के कितने टाइप होते हैं? 2, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इसके साथ और वर्णक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण में और भी वर्णक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये 2 हो गए, पहला, दूसरा। तीसरा आता है जैंथोफिल, जैंथोफिल, ये भी वर्णक है। चौथा आता है कैरोटीनाइड, कैरोटीनाइड, ये भी वर्णक है। ये सब वर्णक हैं, ऐसे अणु हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, कैरोटीनाइड, ये सब यहीं पर पाए जाते हैं, ग्रहणा की झिल्ली पर, ये सब यहीं पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये प्रकाश के ऊर्जा को या विशिष्ट तरंगदैर्ध्यों को अवशोषित करते हैं। क्लोरोफिल ए किस रंग का होता है? देखिए यहाँ पर ये आपको ध्यान पहले रखना है कि प्रकाश के विशिष्ट तरंगदैर्ध्यों को अवशोषित करने वाले अणुओं को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी वर्णक। कौन कौन से एग्जाम्पल? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स।
ये सब वर्णक कहाँ पाए जाते हैं? ये सब वर्णक ग्रैना की झिल्लियों पर पाए जाते हैं और कार्य क्या करते हैं? प्रकाश को अवशोषित करते हैं। मुख्य रूप से किस किस प्रकाश किरणों को अवशोषित करते हैं? तो मुख्य रूप से नीला, बैगनी, नारंगी और लाल। नीला, बैगनी, लाल और नारंगी, ये 4 रंग के प्रकाश किरणों को अवशोषित करते हैं। ये अणु क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनाइड, ये सब मुख्य रूप से किन प्रकाश को अवशोषित करते हैं? किन प्रकाश किरणों को? नीला, बैगनी, लाल और नारंगी। हरे रंग के प्रकाश को हरित लवक अवशोषित नहीं करता। यहाँ पर दिखाया गया है। प्रकाश से तो सूर्य से तो सारी की सारी लाइट आती हैं, उसमें 7 रंग हैं, है ना, लेकिन 7 रंग को अवशोषित नहीं करता। कुछ को ये क्या करता है? ट्रांसमिट कर देता है, यानी इसके पार से होकर गुजरने देता है कि हमारे अंदर से बाहर चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रांसमिटेड लाइट है। लेकिन कुछ प्रकाश की किरणें को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब अवशोषित नहीं करता, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देता है। ट्रांसमिट भी, अंदर भी ट्रांसमिट नहीं होने देता, बाहर रिफ्लेक्ट कर देता है। कौन सी लाइट को? तो ये हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित नहीं करता और हरे रंग के प्रकाश को क्या कर देता है? पूरी तरीके से परावर्तित कर देता है। कहता है कि हम ग्रीन लाइट को नहीं लेंगे, हरे रंग के प्रकाश को नहीं लेंगे, उसे वापस कर देता है। और यही वजह है हरे रंग के प्रकाश को पत्तियां अवशोषित नहीं करती और बल्कि उसे रिफ्लेक्ट कर देती हैं। तो अगर हम इस पे मान लो कि रेड कलर का लाइट इस पे फोकस डालते हैं बोर्ड पर, तो रेड कलर का लाइट ये अवशोषित तो करेगा नहीं, ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब कहीं ना कहीं सामने पड़ेगा। जैसे लेज़र लाइट में होता है, लेज़र लाइट अगर हम मारते हो तो अवशोषित नहीं होता, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ दिखाएंगे इधर और पड़ेगा उसका स्पॉट सामने। तो उसी तरीके से ये रिफ्लेक्ट होने का मतलब ये हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित नहीं करती बल्कि वापस भेज देती हैं, रिफ्लेक्ट कर देती हैं। जिस वजह से धूप के समय, यानी तेज़ धूप में पत्तियाँ और भी हरी दिखाई देती हैं। समझ में आया? पत्तियाँ तेज़ धूप में और हरी क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि पत्तियाँ हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित नहीं करती, इसे रिफ्लेक्ट कर देती हैं, परावर्तित कर देती हैं, जिसकी वजह से पत्तियाँ धूप में और अधिक हरी दिखाई देती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि पत्तियाँ हरी क्यों होती हैं? तो पत्तियाँ हरी क्यों होती हैं, इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? इसमें वर्णक जो पाया जाता है। कौन वर्णक? पर्णहरिम। अगर आपसे कोई पूछे कि पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो पत्तियों का हरा रंग पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण होता है। अब पर्णहरिम में भी जो मुख्य पर्णहरिम है वो है क्लोरोफिल ए। ठीक है, समझ में आया? पत्तियों का हरा रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मुख्य वर्णक है वो है क्लोरोफिल ए। तो पत्तियां जो हैं हरे रंग की होती हैं किनकी उपस्थिति के कारण? पर्णहरिम के कारण। पर्णहरिम में भी कौन सा मुख्य? क्लोरोफिल ए। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये सब हरे रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, क्लोरोफिल ए के अलावा ये सब भी पत्ती के हरे रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो वर्णक रिस्पॉन्सिबल है वो है क्लोरोफिल ए। अब आपको ये सब बातें ऐसे याद करनी होगी कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पर्णहरिम ए के कारण। पर्णहरिम पहले ऐसे याद करेंगे, पर्णहरिम। पर्णहरिम में भी कई टाइप होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, और फिर और भी वर्णक होते हैं जैसे ज़ैंथोफिल, कैरोटीनाइड। तो इन सब के कारण पौधे की पत्ती का रंग हरा होता है, लेकिन मुख्य रूप से किसके कारण? क्लोरोफिल ए के कारण। अब इनका अलग अलग रंग होता है। जैसे क्लोरोफिल ए है तो इसका रंग होता है, नीला हरा, नीला हरा। क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल बी का रंग होता है पीला हरा। ज़ैंथोफिल है, ज़ैंथोफिल का रंग होता है पीला। और कैरोटीनाइड है तो कैरोटीनाइड का रंग होता है पीला से नारंगी पीला, पीला से नारंगी पीला। तो ये सब चारों वर्णक मिलकर पत्ती के हरे रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बात समझ में आई? ये था थोड़ा सा आपको प्रकाश संश्लेषी वर्णक के बारे में कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं। आपने जाना प्रकाश संश्लेषी वर्णक ऐसे वर्णक होते हैं जो प्रकाश किरणों को अवशोषित करते हैं। यहाँ पर फिगर में बनाया गया ये हरित लवक है, हरित लवक के अंदर ग्रैना है ढेर सारे, और यहाँ पर स्ट्रोमा है। तो जो ग्रैना है वहाँ पर जब सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो कुछ लाइट पार हो जाती हैं जिन्हें हम ट्रांसमिटेड लाइट कहते हैं,
और कुछ लाइट का अवशोषण हो जाता है, यानी ये ऐसे दिखाया गया, यानी एब्जॉर्ब्ड लाइट जो अवशोषित की गई प्रकाश किरणें हैं ग्रहणा के द्वारा, और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं जैसे हरे रंग की लाइट, इसको पूरी तरीके से पत्तियां परावर्तित कर देती हैं, अवशोषित नहीं करती बिल्कुल भी। इसी वजह से तेज धूप में पत्तियों का रंग और भी हरा दिखाई देता है। तो पहले आप इतनी बातें लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। पहला प्रकाश संश्लेषी वर्णक, अभी इस पर ध्यान मत दीजिए, आप हेडिंग डालेंगे प्रकाश संश्लेषी वर्णक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और लिखेंगे कि प्रकाश के विशिष्ट तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करने वाले अणुओं को प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, कैरोटीनाइड आदि। आगे लिखेंगे ये वर्णक हरित लवक के ग्रैना की झिल्लियों पर पाए जाते हैं और मुख्यतः नीला, लाल, बैंगनी व नारंगी किरणों को अवशोषित करता है। फिर आगे लिखेंगे कि पत्तियां हरे रंग को अवशोषित नहीं करती, बल्कि इन्हें पूर्ण रूप से परावर्तित कर देती हैं, जिसके कारण तेज धूप में पत्तियां और भी चटक हरी दिखाई देती हैं। फिर अगले लाइन से लिखेंगे कि पत्तियों का हरा रंग पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण होता है। पर्णहरिम दो प्रकार का होता है, पर्णहरिम ए और पर्णहरिम बी, यानी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। आगे लिखेंगे कि मुख्य रूप से पत्ती के हरे रंग के लिए क्लोरोफिल ए जिम्मेदार होता है, लेकिन साथ ही साथ अन्य वर्णक जैसे क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, कैरोटीनाइड, इनके सबके आगे आप ब्रैकेट में ये रंग इनका लिख लेंगे, कैरोटीनाइड भी जिम्मेदार होते हैं। बस ये हो गया प्रकाश संश्लेषी वर्णक के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई। आप तुरंत याद करेंगे यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन कौन से, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, कैरोटीनाइड। याद हुआ प्रकाश संश्लेषी वर्णक 4 प्रकार के। अब कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, उन्हें हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि विश्व में कौन सा पादप वर्णक है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि विश्व में कौन सा ऐसा वर्णक है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला वर्णक है। बस अब हम इसको मिटा देते हैं। आप ये फिगर बना लेंगे, एनसीईआरटी में अगर होगा, एनसीईआरटी में है शायद, तो वहाँ से बना लीजिएगा, नहीं तो यहीं से बना लीजिएगा। आइए अब हम आगे देखेंगे। 3 ग्राफ दिया गया एनसीईआरटी में, उन ग्राफ को समझेंगे क्या कहते हैं ये ग्राफ, और कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, उसे हम सॉल्व करेंगे। 3 ग्राफ दिया गया है, आपने देखा होगा एनसीईआरटी में साइड में 3 ग्राफ दिया गया है। इन ग्राफ को पहले आप समझेंगे कि इसमें दर्शाया क्या गया है। मैंने आपको बताया कि वर्णक होते हैं जो प्रकाश किरणों को अवशोषित करते हैं। यहाँ पर 3 मुख्य वर्णकों का ग्राफ दिखाया गया है। एक है क्लोरोफिल बी का, जिसे हम ब्लू कलर से दिखाए हैं, एक है क्लोरोफिल ए का, जिसे हम रेड कलर से दिखाएं, और एक है ग्रीन कलर का, जिसे हम कैरोटीनाइड को दिखाएं। तो यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है और यहाँ पर उसको दर्शाने के लिए प्रकाश तरंग दैर्ध्य किरणों को दिया गया है, नैनोमीटर में है सब। ये अभी पहले आप इसको देखेंगे, फिर इसको, दोनों को साथ में देखेंगे, फिर इनको और इनको दोनों को साथ में देखेंगे कि ये तीनों के तीनों फिगर एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। इसको देखेंगे, अब इसको देखेंगे। ये क्या कह रहा है, ये ग्राफ कह रहा है कि हम तुमको दर्शा रहे हैं कि प्रकाश कितने से कितने तरंग दैर्ध्य के बीच है। यानी यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें हैं वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक का है। और आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यहीं से और यहीं तक के तरंग दैर्ध्य की किरणों में होता है। तो 400, 500, 600, 700 ये 3 डिफरेंस दिए गए हैं। यानी 400 से 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य की लाइट को दिखाया गया है। ये लाइट को दर्शा रहा है, ये जो लाइन है, ठीक है। और ये दर्शा रहा है ये कि किस तरंग दैर्ध्य की किरण में कौन सा वर्णक कितना ज़्यादा प्रकाश को अवशोषित करता है। वर्णकों द्वारा प्रकाश अवशोषण, ये चीज़ जो लिखा है ना, यहाँ लिखना चाहिए, वर्णकों द्वारा प्रकाश अवशोषण। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर अगर दिया गया है 400, जैसा कि यहाँ पर है, यहाँ पर दिया गया है 500, यहाँ पर दिया गया है 600 और यहाँ पर दिया गया है 700। तो ये क्या दर्शा रहा है कि 400 से, यहाँ देखिए 400 से 450, यहाँ कह सकते हैं ना 450, यहाँ पर 5 से तो बीचों बीच 450। तो 400 से 450 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाली लाइट को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है, कर रहा है ना। देखिए इसके बीचों बीच में है, ग्राफ को समझिएगा। 400 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर तक, इसको देखिए ऐसे सिधाई में अगर हम लगा दें तो सिधाई में
इन दोनों के बीच में है ये क्लोरोफिल ए, सबसे अधिकतम प्रकाश का अवशोषण। अगर आपसे अब इस फिगर को देख के हम पूछें कि बताइए क्लोरोफिल ए किस तरंगदैर्ध्य के प्रकाश किरणों को सबसे ज़्यादा अवशोषित कर रहा है यहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे 400 और 450 के बीचों बीच में सबसे ज़्यादा अवशोषित कर रहा है। ठीक है, अवशोषित तो कहेंगे कि 400 से 450। ठीक है, क्लोरोफिल ए कितने से कितने नैनोमीटर तक के तरंगदैर्ध्य के लाइट को अवशोषित कर रहा है, 400 से 450 या 470, 400 से 450 या 470 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के लाइट को अवशोषित कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर अगर आपसे पूछें कि क्लोरोफिल बी जो है वो किस तरंगदैर्ध्य के प्रकाश किरणों को अवशोषित कर रहा है, तो आप क्या बताएंगे। देखिए यहाँ पर अवशोषण शुरू हुआ क्लोरोफिल बी का, यानी 420 या 30 से इसका अवशोषण शुरू हुआ, 420 या 30 से, और कहाँ तक गया 500 के बीच तक, यानी 480 490। तो आपसे कोई पूछे कि क्लोरोफिल बी सबसे ज़्यादा प्रकाश का अवशोषण किस तरंगदैर्ध्य की लाइट को करता है, तो क्या कहेंगे 430 से 470 या 80 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य। कैरोटीनाइड को देखिए, तो कैरोटीनाइड देखिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, ये 420 के समथिंग में थोड़ा सा अवशोषण किया, फिर उसके बाद इसकी अवशोषण क्षमता बढ़ी 450 पे, 450 पे फिर 470 पे कम हो गई, फिर 470 से ऊपर हुई 480 पे, खूब ज़्यादा हुआ, और 500 तक आते आते एकदम ख़त्म हो गया। यानी इसका क्या मतलब निकला, कैरोटीनाइड सिर्फ और सिर्फ 420 से लेकर 500 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाले वेवलेंथ वाली लाइट को, यानी 430 से 500 नैनोमीटर वाली लाइट को अवशोषित कर सकता है कैरोटीनाइड, और किसी लाइट को अवशोषित नहीं करेगा। लेकिन अब देखिए क्लोरोफिल ए को, क्लोरोफिल ए 400 से स्टार्ट हो रहा है और लगभग 470 तक, यानी 400 से 470 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाली लाइट को अवशोषित कर सकता है। ठीक है, और बी क्लोरोफिल बी देखिए यहाँ पर, तो क्लोरोफिल बी 430 से 470, 430 से 470 नैनोमीटर वाली लाइट को अवशोषित कर सकता है क्लोरोफिल बी, ये रेंज हो गया। लेकिन अब यहाँ पर आएंगे तो अभी और दिखेगा, क्योंकि प्रकाश की जो किरणें हैं वो 400 से 700 नैनोमीटर तक को अवशोषित कर सकते हैं ये वर्णक जो हैं। तो अब आगे देखेंगे तो 600 के बाद, यानी 620 से लेकर 620 से लगभग 700 नैनोमीटर, 620 से 700 नैनोमीटर तक के लाइट को कौन अवशोषित कर सकता है, क्लोरोफिल ए। देखिए रेड लाइट 600 से नहीं कहेंगे, 660 से लगभग 660 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। देखिए रेड कलर का है, हमने सोचा ये ब्लू वाला है तो बोल दिया। अभी क्लोरोफिल ए का हमने को देखना, क्लोरोफिल ए क्या है, रेड कलर का है, तो रेड कलर का कहाँ से बढ़ रहा है अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण बढ़ रहा है 660 नैनोमीटर से लगभग स्टार्ट होता है, बढ़ते 700 नैनोमीटर तक का अवशोषित करता है। यानी क्लोरोफिल ए यहाँ पर नीले रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है और यहाँ पर लाल रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है, क्योंकि लाल रंग कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 625 से 780 तक होता है, यानी 660 से 700 जो रंग है वो लाल रंग का क्षेत्र है। यानी क्लोरोफिल ए नीले रंग 400 से 450, नीला और वाइल 450 लगभग वायलेट और ब्लू, यानी बैगनी नीला, मैंने बताया ना बैगनी नीला ऑरेंज और रेड, इन सभी को मिलाकर अवशोषित होता है। तो 400 से 450 470 नैनोमीटर तक के लाइट को क्लोरोफिल ए यहाँ पर अवशोषित करता है, और 660 से 700 नैनोमीटर लाइट को यहाँ पर अवशोषित करता है। ठीक, ये हो गया क्लोरोफिल ए के बारे में कि क्लोरोफिल बी दो प्रकार के प्रकाश किरणों को अवशोषित करता है, एक तो नीला, बैगनी और इंडिगो, इन 3 लाइट को अवशोषित करता है यहाँ पर, और फिर लाल रंग के क्षेत्र को अवशोषित करता है। बाकी बीच के लाइट को कोई भी अवशोषित नहीं कर रहा है। कौन अवशोषित कर रहा है अब देखेंगे, ब्लू लाइट, सॉरी क्लोरोफिल बी का। क्लोरोफिल बी कहाँ से कहाँ तक के लाइट को अवशोषित करता है, यहाँ पर 430 से 470 नैनोमीटर तक के लाइट को अवशोषित करता है, देख रहे हैं। अब फिर नीचे गिर गया इसका ग्राफ, यानी किसी भी लाइट को अवशोषित नहीं कर रहा। फिर स्टार्ट होता है कहाँ से, 620 से स्टार्ट होता है और लगभग 670 तक जाता है, 670 तक, यानी 620 से 670 नैनोमीटर। यानी यहाँ यह भी क्लोरोफिल बी भी
प्रकाश किरणों का अवशोषण 2 जगह पे करता है, एक नीला बैगनी के पास और एक ऑरेंज के पास और रेड के पास, यहाँ तक करता है। बात समझ में आई ग्राफ में? अब ग्राफ में ही क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरंगदैर्ध्य पर क्लोरोफिल ए अधिकतम अवशोषण करेगा। किस तरंगदैर्ध्य पर क्लोरोफिल ए यानी रेड सबसे अधिकतम का मतलब शीर्ष पे अधिकतम अवशोषण करेगा। तो आप बताइए क्लोरोफिल ए किस तरंगदैर्ध्य पर सबसे अधिकतम अवशोषण करेगा, बताइए। सबसे अधिकतम यही हुआ और ये हुआ, तो 400 से 470 नैनोमीटर, यानी इसका आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल ए के लिए 400 से 470 नैनोमीटर के लगभग में सबसे अधिक अवशोषण करेगा, और दूसरा 660 से 700 नैनोमीटर, 660 से 700 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य की लाइट को अवशोषित करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर दिखा रहा है कि अब इसको देखिए और इसको देखिए, ये वेवलेंथ 400 से 700, इसमें दिखाया है क्या सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो वर्णक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्णक कौन है? क्लोरोफिल ए। क्योंकि देखिए क्लोरोफिल ए के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की दर का ग्राफ भी दिख रहा है सबसे ज़्यादा। ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण की दर, कि प्रकाश संश्लेषण कितना ज़्यादा हुआ, यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा हुआ, फिर प्रकाश संश्लेषण बंद हो गया, बंद होते होते एकदम गिर गया, और फिर धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ी और होते होते इतना ऊपर पहुँच गया। तो इसका जो ग्राफ है क्लोरोफिल बी से उतना मेल नहीं खा रहा है, कैरोटीनाइड से इतना मेल नहीं खा रहा है जितना मेल क्लोरोफिल ए से खा रहा है। तो क्लोरोफिल ए के साथ रख दिया। प्रकाश संश्लेषण की दर को क्लोरोफिल ए के साथ जब दर्शाएगा तो देखिए इसका मान सबसे अधिक यहाँ पर है, इसका मान भी सबसे अधिक यहाँ पर है, इसका मान भी सबसे अधिक यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा अधिक मान इसका भी यहाँ पर है। यानी जो सबसे मुख्य वर्णक है प्रकाश संश्लेषण का वो है क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए जहाँ पर प्रकाश का अधिकतम अवशोषण करता है वहीं पर सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी होती है। यानी कि 400 से 500 नैनोमीटर के लाइट में सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण की दर भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। और फिर यहाँ पर देखेंगे तो 600 से 700 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के लाइट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर है? यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर दिखा है चित्र ए में देखने पर क्लोरोफिल ए नीला तथा लाल क्षेत्र में, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है? नीला, 400 से 470 नैनोमीटर नीला क्षेत्र और 660 से 700 नैनोमीटर लाल क्षेत्र। देखिए 600 से 780 क्या है? लाल क्षेत्र है। तो क्लोरोफिल ए नीला तथा लाल क्षेत्र में 2 जगह ही अवशोषण करते हैं, प्रकाश किरणों को अवशोषित करते हैं। और उसी क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण देखिए 400 से 450 में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक, 660 से 700 में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक टॉप पर होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम है। अर्थात क्या कहेंगे? क्लोरोफिल ए प्रकाश संश्लेषण के लिए एक प्रमुख वर्णक होता है। बात समझ में आई ग्राफ का? अब उसी पे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि चित्र सी को देखिए। चित्र सी को देखने पर क्या आप कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए के अवशोषण स्पेक्ट्रम तथा प्रकाश संश्लेषण के क्रियात्मक स्पेक्ट्रम के बीच पूर्णतया परस्पर व्यापन है? तो नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ क्लोरोफिल ए का जो ग्राफ है वो प्रकाश संश्लेषण के ग्राफ से ही मेल खा रहा है। नहीं, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्लोरोफिल ए का जो ग्राफ है वो नीचे है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण का ग्राफ ऊपर है। तो इस ऊपर वाले का सिरा किससे मैच खा रहा है? देखिए इसकी दूरी पे ऐसा नापिए, ऐसे सीधे जाइए क्लोरोफिल बी से। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल ए तो एक महत्वपूर्ण वर्णक है ही, लेकिन साथ ही साथ क्लोरोफिल बी भी प्रकाश संश्लेषण का एक महत्वपूर्ण वर्णक है। जैंथोफिल कैरोटीनाइड ये भी प्रकाश संश्लेषण में, अब देखिए क्लोरोफिल ए का ग्राफ घट गया लेकिन फिर भी प्रकाश संश्लेषण का ग्राफ उतना नहीं घटा है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड वर्णक भी काम कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है सी में कि चित्र सी को देखने पर क्या आप कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए के अवशोषण स्पेक्ट्रम तथा प्रकाश संश्लेषण के क्रियात्मक अवशोषण स्पेक्ट्रम के बीच पूर्णतया व्यापन है? तो कहेंगे नहीं, क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड या भी प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर दिखाया गया है कि ये ग्राफ एक साथ यह बता रहे हैं कि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण का स्पेक्ट्रम नीला और लाल क्षेत्र है। देखिए आप खुद ही देखिए मैक्सिमम प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर हो रहा है? देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहा है और फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहा है। यानी ये क्षेत्र और ये क्षेत्र
यही क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। और ये क्षेत्र किस में आता है, देखिए नीले क्षेत्र में आता है, यानी यहाँ से लगभग लगभग पूरा नीला। यहाँ पर कहेंगे तो जरूर कि नीला, लेकिन यहाँ पर क्या है, वायलेट भी है, यानी बैगनी भी है, इंडिगो भी है और नीला भी है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अवशोषण कहाँ होता है, ऑरेंज और रेड में। तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि प्रकाश अवशोषण किस किस रंग के प्रकाश किरणों में होता है, नीला, बैगनी, नारंगी और लाल। वही चीज़ है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र के प्रकाश किरणों में होती है, नीला, बैगनी, नारंगी और लाल क्षेत्रों में। और कुछ प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम की अन्य तरंग दैर्ध्यों पर भी संपन्न होती है। यद्यपि क्लोरोफिल ए प्रकाश को अवशोषित करने का मुख्य वर्णक है, फिर भी थाइलाकॉइड में अन्य वर्णक जैसे क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, कैरोटीनाइड, जिन्हें सहायक वर्णक कहते हैं, यहाँ पर कैरोटीन लिख गया है, कैरोटीन नहीं कैरोटीनाइड लिखेंगे, कैरोटीनाइड जिन्हें सहायक वर्णक कहते हैं, ये प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल ए को स्थानांतरित करते हैं। क्लोरोफिल ए को ही अपनी ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं, भले ही क्लोरोफिल बी प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है, कैरोटीनाइड प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है, लेकिन ये खुद यूज नहीं कर पाएगा। ये किसको भेजता है, ये सारी एनर्जी भेज देता है क्लोरोफिल ए के पास कि भैया आप रखो, आप ही काम करो। अभी बताते हैं क्लोरोफिल ए क्या है। वास्तव में ये वर्णक न केवल प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित करने वाले उपयोगी तरंगदैर्ध्य के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, बल्कि ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले ऑक्सीकरण प्रक्रिया को फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी क्लोरोफिल ए को ये जो अन्य वर्णक हैं क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, कैरोटीन, ये सभी क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं कि ऐसा ना हो कि प्रकाश के कारण क्लोरोफिल ए का ऑक्सीकरण हो जाए, तो इससे भी ये बचाते हैं क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, कैरोटीनाइड, और साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण को भी प्रेरित करते हैं। सारी बात आपको समझ में आ गई। जैसे आपका फिगर बना हुआ है ग्राफ, वैसे ही तीनों आप सीरियल वाइज बनाएंगे। जैसे ये लिखा हुआ है वैसे आप इसको लिखेंगे, इनके आंसर्स आप लिख लेंगे। पहला वाला क्या है, विश्व में कौन सा पादप वर्णक सर्वाधिक है, क्लोरोफिल ए। दूसरा, किस तरंगदैर्ध्य पर क्लोरोफिल ए अधिकतम अवशोषण करेगा, ये उसका स्पेक्ट्रम दिया गया है। और तीसरा ये प्रकाश संश्लेषण क्रियात्मक स्पेक्ट्रम के बीच पूर्णतः परस्पर व्यापन। बस आज का टॉपिक बस इतना ही। अब जो होगा अगला पार्ट, उसमें आपको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के बारे में बताया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि कैसे संपन्न होती है। दो प्रक्रियाएं होती हैं, आपको बताया है, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। उसे हम डिटेल में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो चूंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका बेसिक है, जब तक ये नहीं समझ में आएगा आगे नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए इसको बार बार इसको पढ़िए, याद करिए। कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्लोरोफिल ए प्रकाश स्पेक्ट्रम के किन तरंगदैर्ध्य वाले किरणों को अवशोषित करता है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल बी प्रकाश स्पेक्ट्रम के किन किन तरंगदैर्ध्यों के प्रकाश को अवशोषित करता है। नेक्स्ट, प्रकाश स्पेक्ट्रम के किन किन तरंगदैर्ध्यों की किरणों को कैरोटीनाइड वर्णक अवशोषित करता है। बस इतने क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और बाकी जो भी पार्ट है आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी चैनल के साथ। धन्यवाद।